खबर अब हिंदी में। नमस्कार दोस्तों, फोकस पूर्वोत्तर में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और जैसा कि पता है कि इन दिनों मैं असम विधानसभा चुनाव से जुड़े मामलों को लेकर विश्लेषण कर रहा हूं और आज मैं एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने आया हूं। जैसे ही असम विधानसभा का चुनाव करीब आ रहा, चुनाव की तिथि करीब आ रही है, वैसे कई नए नए रंग, नए नए पैंतड़े दिखने लगे हैं इस चुनाव में। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है और इस बार कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने लगातार कोशिश की है और कांग्रेस के जो नेता हैं अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरी फौज मैदान में उतरी हुई है। और आज तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी ढेकियाजुली में अशोक सिंघल के चुनाव प्रचार में उतरे थे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार रैलियां कर रहे हैं और उसी तरह से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी लगातार रैलियां कर रहे हैं। असम गण परिषद के नेता अतुल बोरा भी लगातार अपने उम्मीदवार के पक्ष में और अपने मित्र दल भाजपा के उम्मीदवारों के पक्ष में लगातार प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम चुनाव प्रचारों के बीच में एक नया मुद्दा, एक नया सवाल आ खड़ा हुआ है कि क्या बदरुद्दीन अजमल अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में खड़े हैं, तो इसके पीछे की रणनीति क्या है। और सबसे खास बात यह है कि प्रमुख मुस्लिम नेता जिन्हें पूरा देश जानता है, असदुद्दीन ओवैसी, उनका भी असम में प्रवेश हो चुका है। वे AIMIM के प्रमुख हैं और हैदराबाद से सांसद हैं। बहुत ही मुखर हैं और बहुत स्पष्ट बोलते हैं, लोकसभा में भी और चुनावी सभा में भी। तो ओवैसी साहब भी बदरुद्दीन अजमल के सहयोग के लिए, उनकी चुनावी सभाओं में भाग लेने के लिए असम में प्रवेश कर चुके हैं और उन्होंने बदरुद्दीन अजमल के साथ असम के कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया, खास करके उन विधानसभा क्षेत्रों में जहां अल्पसंख्यकों का ज़्यादा बोलबाला है या वो मेजोरिटी में है। और अजमल साहब भी, उनका जो बेस है वो असम के जो बंगला भाषी जो मुस्लिम हैं उनके बीच ही है। वो खुद इस बार मैदान में खड़े हुए हैं बराक घाटी से और उन्होंने निचले असम में भी कई उम्मीदवार दिए हैं और खास करके वैसे जगहों पर उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए हैं जहां पर कांग्रेस का भी बेस है या जो बंगला भाषी अल्पसंख्यक हैं, जो बांग्लादेश मूल के अल्पसंख्यक लोग हैं, उन क्षेत्रों में। तो आखिर बदरुद्दीन अजमल चाहते क्या हैं या उनके पीछे ओवैसी का असम में आकर चुनाव प्रचार करना किसके लिए फायदेमंद है और किसके लिए नुकसानदेह है। स्वाभाविक है कि अगर अजमल और उनके साथ ओवैसी ज़्यादा आक्रामक प्रचार करते हैं तो वो जो अल्पसंख्यकों का जो वोट है, जो इस बार माना जा रहा था कि वह कांग्रेस की तरफ जाएगा, क्या उसमें सेंध नहीं लग जाएगी। ये एक विचारणीय मुद्दा है कि ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल असम में किसकी मदद कर रहे हैं। वो निश्चित रूप से भाजपा की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं। अल्पसंख्यकों के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो बयान दिया था या जो आचरण किया था यहाँ की सरकार ने, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन क्या यही सच है, यह भी सोचने और समझने की बात है, क्योंकि यह माना जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी को पहले लग रहा था कि जो असम के बांग्लादेश मूल के जो अल्पसंख्यक हैं, जो भारतीय नागरिक हैं या भारत में मतदाता हैं असम में, वो इस बार एक छठ पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे और चुनाव के कुछ 6 माह पहले तक कहीं से बदरुद्दीन अजमल की सक्रियता नहीं दिख रही थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आया, करीब आया,
और इस बार उन्होंने आमतौर से वे पूरे असम में अपने उम्मीदवार खड़ा करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने सीमित सीटों में ही उम्मीदवार दिए हैं और उन्हीं सीटों में दिए हैं जहां अल्पसंख्यक उम्मीदवारों का बोलबाला है। तो ऐसे में अगर ओवैसी भी आकर असम में प्रचार करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी कोशिश ये है कि जो अल्पसंख्यक मतदाता हैं उनका वोट विभाजित हो और उसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो इसलिए यह सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के फायदे के लिए इतनी सक्रियता दिखा रहे हैं या सचमुच में इन्हें ये जो अल्पसंख्यक समुदाय है असम का, बांग्लादेश मूल का, या उनका हित चाहते हैं। अजमल साहब ने जब अपनी पार्टी का गठन किया AIUDF का, उसके बाद से लगातार 3 विधानसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार था, लेकिन उन्होंने उन मतदाताओं के लिए क्या काम किया जिन्होंने उनका पक्ष लिया, जिन्होंने उनका समर्थन दिया। कहीं ना कहीं असम में जो बांग्लादेशी मूल के जो अल्पसंख्यक हैं उनके अंदर ये भय है कि उन्हें असम से बाहर तो नहीं किया जाएगा, उनकी सुविधाओं का छीन तो नहीं लिया जाएगा, उनकी सुविधाओं को, यह भय, और यही भय उन्हें अजमल के पास लेकर गई थी तब जब IMDT एक्ट, जो असम में विदेशी नागरिकों की पहचान और उनके डिपोटेशन के लिए बनाई गई थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया। तो यह भय था और उसी भय की पृष्ठभूमि में अजमल साहब की राजनीति शुरू हुई थी। लेकिन धीरे धीरे अल्पसंख्यकों को लगा कि उन्हें वह सुरक्षा नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए थी, जो उनसे वादे किए गए थे। यही वजह है कि धुबरी से बदरुद्दीन अजमल लोकसभा का चुनाव बुरी तरह से हार गए थे और उसके बाद ये माना जा रहा था कि अब उनका असम की राजनीति का युग खत्म हो गया है। लेकिन इस विधानसभा में उनकी सक्रियता निश्चित रूप से कुछ सवाल खड़े कर रही है कि आखिर वो किसकी मदद के लिए ओवैसी जैसे नेताओं को अपने पक्ष में प्रचार कराने के लिए ले आए हैं। और यह सवाल कई खेमों में उठ रही है। कई जो लोग हैं जो असम की राजनीति का विश्लेषण कर रहे हैं, उनका भी यह मानना है कि इनकी इस सक्रियता से नुकसान कांग्रेस का होगा और फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन ये राजनीति है और राजनीति में अलग अलग चेहरे और अलग अलग तरह के बयान दिखते हैं, लेकिन बयानों के पीछे की जो सच्चाई है उसे कौन जान सकता है। लेकिन उसको समझने की ज़रूरत है कि असम विधानसभा के चुनाव में ये जो एक नया रंग दिख रहा है वह कौन सा असर दिखाएगा। फिलहाल जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, चुनाव की तिथि आ रही है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ रही है और निश्चित रूप से कांग्रेस ने अपनी स्थिति में एक प्रतिद्वंद्विता की स्थिति में रखा है और कई जगहों पर कांग्रेस उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को टक्कर दे रहे हैं। तो बहुत कुछ बदला है असम की राजनीति में, लेकिन जो परिणाम आएगा वह तो 4 मई को ही आएगा और 9 अप्रैल को किस तरह से मतदान होता है, इन सारी चीज़ों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। पूर्वोत्तर की खबर अब हिंदी